हेलो बच्चों, आज हम क्लास लेने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का। जो टारगेट बैच में ये टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट नहीं थी और कुछ बच्चों की डिमांड भी थी, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। आइए देखा जाए कि ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का अगर पूरा मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है, अगर इसकी बात करें हम तो इसका मीनिंग है इंटरमिक्सिंग। इसे कहते हैं हम लोग इंटरमिक्सिंग ऑफ, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, इसमें आपको एक बात नोट करनी होगी कि इसमें पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, या कह सकते हैं कि सेम एनर्जी हो तो भी ठीक है। सेम एनर्जी हो तो भी ठीक है, मतलब आप कह सकते हो पहला पॉइंट है इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। पहला पॉइंट ये कह सकते हो कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए या तो सेम एनर्जी हो। और एक चीज और बता दें, और ये क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल टू फॉर्म इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, और इसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। यही हमारे पास क्या है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्बिटल का मतलब होता है कि पहला पॉइंट है कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस हो या तो सेम एनर्जी हो, टू फॉर्म द इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। ये मिलके आपके पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल बना लेंगे, इसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। जैसे इसको अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे हमारे पास फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। अगर 15 देखा जाए तो 15 का मतलब हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया, और लास्ट में हमारे पास हो गया 2p6 है, और 3s2 है, और 3p3 है, लास्ट में हमारे पास 3d। ये इसके वैलेंस सेल है, हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास फास्फोरस में ये आउटर मोस्ट सेल है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 3s2 है, और ये हमारे पास 3p3 है, और ये 3d है। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों अनपेयर्ड हैं, d टोटली हमारे पास वैकेंट है, खाली है। तो अगर हमने सिर्फ ये दोनों यूज किया, इस दोनों ऑर्बिटल को इस्तेमाल किया, s और p को, तो ये हमारे पास हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसको कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाए तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे 5, और उसने d को भी इस्तेमाल कर लिया, और इन सभी की एनर्जी जो है कि वापस में बराबर हो जाएगी। ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल हो गए, इसे हम कह सकते हैं सेम एनर्जी ऑर्बिटल, हम बोल सकते हैं ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल हो गया। और इसमें हो गया एक s हो गया, इसमें 3 p हो गए। अगर हम इसको चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, और एक इसमें d ऑर्बिटल है। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3d हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल। पहला क्या, मिनिमम एनर्जी, दूसरा क्या है, सेम एनर्जी है, इस तरह से मिलने चाहिए टू फॉर्म द इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। हमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जैसे फास्फोरस है, सिंपल एग्जांपल लिया हमने, एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d हमारे पास है। हमारे पास अगर इन दोनों ऑर्बिटल को ही इस्तेमाल करें, हम इसके इलेक्ट्रॉन को जंप न कराएं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, और जंप करा दिया गया तो ये हो जाएगा। अब हमें सबसे बड़ी बात सोचनी है कि हाइब्रिडाइजेशन करते समय हमें किसके बारे में सोचना है। आइए देखा जाए, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको, देखिए ध्यान से। अब हम बात करेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन में किसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए यहां पे हम कह सकते हैं, जैसे हमने एक एलिमेंट, एक कंपाउंड ले लिया PCl5 में हमेशा जो निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन वो हम P का निकालेंगे। हम P के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एटम का। जब भी हम बात करेंगे तो जो उसमें सेंट्रल एटम होगा उसकी बात करेंगे। और ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम
इज यूज बाई सराउंडिंग एटम। एक अच्छा सा हम एक नया डेफिनेशन सोच सकते हैं कि हाउ मेनी सेंट्रल ऑर्बिटल, कितने, हाउ मेनी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज यूज बाय द सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम ने सेंट्रल ऑर्बिटल, ध्यान देना, हाउ मतलब कह सकते हो कि सराउंडिंग एटम ने सेंट्रल एटम के कितने ऑर्बिटल को यूज किया है। क्या किया है? कितने ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली वही हमारे पास हैबिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। हैबिटेशन का मतलब ये हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि जैसे फास्फोरस बीच में है तो फास्फोरस के कितने ऑर्बिटल जो हैं यूज हुए हैं बाय क्लोरीन, क्लोरीन ने कितने ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि फास्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन, फास्फोरस का टॉपिक नंबर 15 है, हम इसको लिख सकते हैं नियॉन, ठीक है, और 3s2 है और यहाँ पे 3p3 है, ये आउटर मोस्ट शेल हमारे पास है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर हम बात करें नियॉन है और यहाँ पे यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और p के पास हमारे पास 1 2 3 है और d हमारे पास टोटली वैकेंट है और उसके साथ सराउंडिंग एटम क्लोरीन है। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। हम यहाँ पे नियॉन लिख सकते हैं और यहाँ लिख 3s2 लिख सकते हैं, 3p5 लिख सकते हैं। यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितने, 5 है, इसके पास एक अनपेयर्ड है। तो आपको समझ में आया कि अगर Cl के पास एक अनपेयर्ड हमारे पास है, Cl के पास एक अनपेयर्ड है तो नंबर ऑफ Cl कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो अगर एक Cl हमारे पास है, एक Cl के पास एक अनपेयर्ड है तो नंबर ऑफ Cl कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 Cl के पास एक अनपेयर्ड है, तो अगर 5 Cl प्रेजेंट है तो 5 अनपेयर्ड होगा। तो 5 अनपेयर्ड अगर इनके पास है तो P के पास भी 5 अनपेयर्ड होने चाहिए, सीधी सी बात है। यहां समझिए, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है कि हाउ यहाँ पे कि जो फास्फोरस लिखा गया है उसमें नियॉन है, 3s2 है, 3p3 है, 3d है। नियॉन के पास यहाँ पे 2 है, 3p है, आपके पास 2 है, यहाँ पे 5 है, आपने 5 लिख दिया। इसके पास एक अनपेयर्ड है और Cl की संख्या 5 टाइम्स है। इसका मतलब अगर 5 Cl है तो 5 अनपेयर्ड होना चाहिए, तो पांचों अनपेयर्ड के लिए यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे अभी फास्फोरस के पास केवल 3 अनपेयर्ड है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है निकालने का, वो बताएंगे। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लिया जाए। तो अब फास्फोरस का अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नियॉन है और 3s2 है, 3p3 है, उसके बाद 3d है। यस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, p के पास हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, d जो है टोटली खाली है। हम अगर इसमें जंप करवा दें तो अगर जंप करवा देंगे तो हमारे पास अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए हमारे पास, अगर आप इसको चेक करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 1 2 3 4 5। अब इनको हम कह सकते हैं कि इन सब की एनर्जी आपस में बराबर हो गई। अब यहां से यहां तक की एनर्जी क्या होगी, आपस में बराबर हो गई, जिसमें एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां आएगा, एक Cl यहां आएगा और एक Cl यहां आएगा। तो टोटली हम कह सकते हैं कि फास्फोरस ने कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है। तो अगर आप चेक करोगे तो एक s ऑर्बिटल यूज किया है, उसने 3 p ऑर्बिटल यूज किया है और उसने कहीं ना कहीं एक d ऑर्बिटल यूज किया। टोटल अगर देखा जाए दैट यूज द sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। PCl5 का अगर पूछा जाए हाइब्रिडेशन क्या होगा तो आप बताएंगे कि ये sp3d हो गया। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, कैसे आप किसी के बारे में सोचोगे या कैसे बताओगे। अब हमें ये समझना है कि हाइब्रिडेशन निकालते समय हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे हम सोचेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें उस पहली बात ये देखना है कि हमारे उस एटम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात डिपेंड करता है वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं, या वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास है कि नहीं, वहां पे डिपेंड करता है। और एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज यूज, या एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आप कह सकते हो कि एस ऑर्बिटल तुम्हें हमेशा मिलने वाला है हाइब्रिडेशन में, चाहे वो फुलफिल में प्रेजेंट हो चाहे वो अनपेयर्ड हो, वो हमेशा आपको मिलने वाला है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात तो समझ में आ रही है। कुछ वैकेंट ऑर्बिटल भी यूज होते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जितनी भी चीज़ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप चेक करोगे, अगर हम देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात हम करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे पास हाइब्रिडेशन निकाली जाती है वो हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल पे ही डिपेंड करता है, जो कि उस
आइए चेक करते हैं फिर। और इसमें हम लोग जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आप देख सकते हो इसमें जो हाइब्रिडेशन चेंज होते हैं उसमें भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास PCl5 अभी एग्जांपल लिया गया, अब PCl5 ने अगर Cl माइनस आयन के साथ अटैच हुआ, जुड़ा, कंबाइन किया तो बनता है PCl6 बनाता है और उसके पर एक माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जानते हैं इसमें होता क्या है कि जो फास्फोरस है उसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d है और Cl माइनस आयन से जुड़ गया तो फास्फोरस का जो हाइब्रिडेशन है वो गया वो sp3d2 हो गया। इसमें एक बात बड़ा क्लियर हो गया कि इसका जो हाइब्रिडेशन है वो PCl5 में P का जो है वो sp3d है और यहाँ पे sp3d2 हो गया, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल थे और उसने Cl माइनस आयन से एक लोन पेयर लेकर अपना एक ऑर्बिटल और यूज कर लिया, तो ये हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। इसलिए इसको हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए कि कैसे हाइब्रिडेशन चेंज होते हैं। तो जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसका जो हाइब्रिडेशन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बनी होती है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेरिलियम के केस में होते हैं, बहुत से एग्जाम्पल बोरान के केस में मिलेंगे आपको, बहुत से एग्जाम्पल एल्युमिनियम में मिलेंगे, क्योंकि बोरान सिंपली पहले sp इस्तेमाल करता है, वो sp से sp2 भी हो जाता है और sp3 भी हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां भी बनते हैं बेरिलियम के केस में। बोरान में भी आप देखोगे जनरली इसका sp2 होता है, ये sp3 तक चला जाता है, sp3 इनका आपको मेनली मिलना शुरू हो जाएगा। और एल्युमिनियम का क्या है आपको बता दें, एल्युमिनियम के केस में हम जो चेक कर लेते हैं वो एल्युमिनियम में मेनली हमके पास जो मिलेगा, हम जो दिखा सकते हैं पुरानी जो एल्युमिनियम है ये भी हमारे पास sp2 से sp3 भी जा सकता है, तो हम दिखा सकते हैं। एल्युमिनियम के केस में हम देखा जाए तो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, आप इसको देखेंगे एल्युमिनियम का एक एग्जांपल लेके देखा जाए तो आप समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और जहां प्रॉब्लम होगी पूछ भी सकते हैं आप। एल्युमिनियम का टॉपिक नंबर 13 है, आप नियॉन लिखिए, ठीक है, और 3s2 लिखिए और 3p1 लिखिए, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 12 हो गया, 113 हो गया। यस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो 2 है और p के पास हमारे पास 1 है, ये इसको जंप करवा दिया। तो जंप करवाने के बाद अब हम दिखा सकते हैं कि इन तीनों की जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल ये बराबर हो गई, तो एक s हो गया, 2 p हो गया, sp2 हो गया। और इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है वो यूज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देंगे आपको कि जैसे AlCl3 है, ये Cl माइनस आयन के साथ जब रिएक्ट करता है दैट गिव AlCl4 माइनस आयन। यहां पे Al का sp2 हाइब्रिडेशन है और यहां पे Al का sp3 हाइब्रिडेशन है, चेंज हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल उसने इस्तेमाल कर लिया। तो हमें पहले देखना है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। पहले तो सेंट्रल एटम का निकालते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल एटम उसको चेक करते हैं और अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं ध्यान रखिएगा जनरली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, Cl ने जब भी किया होगा जैसे कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये Cl जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दिया होगा तो इसके पास जो हाइब्रिडेशन है वो बन गया होगा, एक डी ऑर्बिटल और जनरेट हो गया, ऐसे ध्यान रखना, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, हम देख सकते हैं यहां पे, ये हो गया आपका एक मेथड हो गया जिससे आप समझ सकते हो इसके बारे में। और आपको बता दें पहला पॉइंट तो हमने देख लिया था कैसे करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिया है कि अनपेयर्ड है तो वो दिखाया गया, हाइब्रिडेशन हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, अनपेयर्ड के बाद हमने चेक किया वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या हाइब्रिडेशन के बारे में आपको सोचना पड़ता है। अगर हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो क्या क्या सोचेंगे आप। पहला पॉइंट आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम बन सकते हैं उतना वो बना देगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। दूसरा आप इसमें चेक करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो सकता है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे लोन पेयर चेक करेंगे, आप कुछ जगह लोन पेयर देखना पड़ता है। और आपको बता दें कि ओनली सिग्मा बॉन्ड ही यूज होता है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में यूज नहीं करना है। इसको अगले क्लास में बताएंगे क्यों नहीं करना है। मतलब आपको नंबर ऑफ अनपेयर चेक करना है, वैकेंट ऑर्बिटल यूज करना है, लोन पेयर देखना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड चेक करना है। अगर मान ली किसी का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है ये अमोनिया, N का स्ट्रक्चर है, ये NH3 है, अमोनिया का ये हमारे पास एक शेप है NH3 है। अगर आप पूछा जाए इसका हाइब्रिडेशन हुआ क्या, तो आप देखिए सिग्मा बॉन्ड है कितना इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे,
एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है, और अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का मतलब हो गया वी कैन यूज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के निकाल सकते हैं, आपके पास सिंपल है, हाइब्रिडेशन निकल जाएगा इसमें। अगर पाई बॉन्ड दिखा तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ध्यान रखना, जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, ये हमारे पास है, इसको हम चेक करें। तो कार्बन की कंडीशन में देखा जाए तो कार्बन के पास, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास 1 पाई बॉन्ड है। हमने कहा कि पाई बॉन्ड को आपको यूज नहीं करना है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो जाएगा कि आपके पास हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बेस पे आप निकाल सकते हो कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। ये बातें तो क्लियर हो रही होंगी आपको, ध्यान दीजिएगा और बातें समझ में आएंगी आपके पास। देखिए जैसे एक एग्जांपल आपके पास है और बताते हैं आपको कि अगर 2 लिख कर आएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे कर सकते हो, जो हाइब्रिडेशन निकालना हो तो बॉन्ड पेयर देख लो और लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर में टोटली चेक करना सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। याद रखना हमें सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड को नहीं जनरेट करना, पाई बॉन्ड के बारे में सोचना ही नहीं, पाई बॉन्ड 0 सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ लोन पेयर के बारे में सोचना है। पाई बॉन्ड दिखेगा नहीं लेना है, पाई बॉन्ड दिखा नहीं लेना, कैंसिल करना है। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, तो हम सिग्मा बॉन्ड लेंगे प्लस लोन पेयर, उसको देख निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए बेंजीन हमारे पास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जैसे H है, H है, H है, H है, H है, H है, ये है। आपने अल्टरनेट पाई बॉन्ड जनरेट कर दिया, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हमें पूछा जाए कि कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा माने सिंगल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन कितना वो एटम को अपने पास जोड़ सका है। तो 1 2 3, 3 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द sp2। हम ये भी चेक करेंगे sp2, 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 हम ये भी चेक करेंगे sp2। तो आप ये sp2 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 दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इनके बारे में। अगर आप देखेंगे तो हमें पाई बॉन्ड को लेना नहीं है, ओनली सिग्मा बॉन्ड को जनरेट करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? देखिए लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि बड़ा इस समय वीडियो का बड़ा बच्चों में डिमांड बढ़ गया है। बहुत से कोचिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं कि वो बता रही हैं कि वो कोचिंग इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रही हैं क्योंकि आपको ऑफलाइन में आकर कोचिंग जब पढ़ने आते हैं तो हॉस्टल की फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो हॉस्टल की फ़ीस जमा मत करिए, उसका फ़ायदा आपको होगा ऑनलाइन पढ़ने से। मतलब उनको कोचिंग की फ़ीस से मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ है हॉस्टल की फ़ी के। तो हमें ये पूछना है कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन हट जाए, कभी ऑफलाइन आना हो तो वो नहीं आएंगे क्या? वो हमेशा ऑनलाइन ही लगे रहेंगे। बहुत से लोगों का मैं वीडियो देख रहा हूँ, इस समय इतना फी में जनरेट कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके जैसा सोचने वाला कोई और है ही नहीं। तो इतनी बातें चलिए, वो बाद की बात है, हम लोग बाद में इस बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग तो ऑफलाइन आज नहीं कल तो मिलना ही है। तो ये बातें हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को आप जनरेट करिए, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, आप उससे निकाल सकते हैं। एक सिंपल मेथड भी बड़ा देखते हैं, ट्रिकी भेजते हैं कि आप हाइब्रिडेशन का ट्रिकी मेथड देखिए। ट्रिकी मेथड क्या है देखिए, आप कैसे ट्रिकी मेथड निकालेंगे। जैसे PCl5 है, तो PCl5 का अगर हाइब्रिडेशन आपको निकालना है तो पहला काम देखिए कि सराउंडिंग एटम जो है वो कितने हैं। सराउंडिंग एटम 5। अब सोचिए सराउंडिंग एटम की संख्या आपके पास 5 है और सब सिंगल बॉन्ड वाले, मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं और इनके पास एक अनपेयर्ड और इनसे जुड़ना है। तो इसके पास 5 है, तो आप 5 लिख दीजिए। और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 से ये जुड़ेंगे तो ये 5 इनके पास अनपेयर्ड और 5 इनसे अटैच होंगे। तो 5 5 कितना हो गया, 5 5 10 हो गया और 10 इज डिवाइड बाई 2 हो गया, दैट इज द 5 आ गया। और जैसे ही 5 आ जाएगा दैट इज द sp3। हम अभी आपको लिखवाएं सर, आप ध्यान दिए। 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3d, 3 का मतलब हो जाएगा sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2। मतलब ये हमें चेक करना है। आप सिंपल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इस पर नेगेटिव होता है, जैसे हमारा एग्जांपल है, हमारे पास है NH4+, अगर हमें इसका निकालना हो तो N के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आपको पता है N का एटॉमिक नंबर 7, पहले में 2 बाद में 5, या आप ऐसे कर सकते हो 1s2 2s2 2p3। ध्यान दीजिएगा, यही आउटर मोस्ट सेल है, बैलेंस सेल है। 2 और 3 कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है।
सराउंडिंग एटम कितने 4 है, 4 मतलब मोनोवैलेंट है, प्लस है तो इसका मतलब n ने इलेक्ट्रॉन प्लस लग जाए, समझो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, हटाना है, आप पढ़े पहले से, तो -1 इज डिवाइड बाई 2, 5 4 कितना होगा 9, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8/2, दैट इज द 4, 4 का मतलब sp3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में पता करना तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए अब आपको सिंपल मेथड बता दूंगा आपको, वो भी कर लीजिए। जैसे आपके मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया, आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब पूछा जाए कि NH3 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर पता करना है, लोन पेयर पता करना है, और प्लस हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको करना क्या कि H कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो सिंपल सी बात है बॉन्ड पेयर 3 है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बॉन्ड पेयर 3 है, काम बता दिया, बॉन्ड पेयर 3 है। अब पूछेगा लोन पेयर कितना है, तो इसका मतलब 3H होगा, तो वो N के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो N के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और 3 उसने बॉन्ड में यूज कर लिया, बचा कितना 2, लोन पेयर इज द 2। मतलब कह सकते हो कि बॉन्ड पेयर जितने सराउंडिंग एटम दैट्स द बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की अगर बात करेगा तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी 5, उसमें से 3 माइनस करेगी, दैट्स द लोन पेयर, तो लोन पेयर संख्या 2 हो गई। अब पूछा जाएगा हमारे पास, देखिए बॉन्ड पेयर हमारे पास, लोन पेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। देखिए आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे 1 पेयर बनाएंगे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर की संख्या 1 हो जाएगी, दैट्स द 1 लोन पेयर। आप इसको एक लोन पेयर कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड पेयर की संख्या 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 5, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखिएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 5 में से 3 चला गया 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाए 1 लोन पेयर हो जाएगा। आप लोन पेयर बता सकते हैं, और टोटल अगर नंबर जोड़ लें आप, इसमें काउंटिंग कर लें आप, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर की संख्या अगर हम चेक करें तो 3 है, लोन पेयर 1 है, दैट इज द sp3। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं और देखिए थोड़ा सा और मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर इज प्रेजेंट एट central atom of HCF4। How many lone pair is present at central atom of HCF4? HCF4 के सेंट्रल एटम में, HCF4 का सेंटर, HCF4 में HC सेंट्रल एटम है, उसके पास कितने लोन पेयर होंगे ये पता करनी है। तो अगर हम HCF4 की अगर बात करें, यहाँ पे HCF4 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो फ्लोरीन इज द 4 टाइम्स है, तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी 4, बॉन्ड पेयर इज द 4। और हमें लोन पेयर के बारे में पता करना हो तो पहले पता करो कि ज़ीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। किसी भी इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ दिया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लेकर काम ले कर सकते हैं आप, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया आपने। तो हमारे पास है कि यहाँ तुम चेक कर लो कि 8 इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 उसने बॉन्ड में यूज कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पे 8 जो टोटल इलेक्ट्रॉन था उसमें से 4 बॉन्ड पेयर में यूज हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 4 इज डिवाइड बाई 2, दैट इज अ 2 लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर। ज़ीनॉन में हम कह सकते हैं 2 लोन पेयर। इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर 4 है। अगर पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर है कितना 4 प्लस लोन पेयर 2, कितना होगा 6 का मतलब होगा दैट्स वो sp3d2। ये हो गया इस बारे में, आप समझा सकते हैं इसको। तो सेंट्रल एटम के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह की चीज को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान जैसे हमने बात किया इसमें, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास एक ट्रिकी मेथड है I3 माइनस आयन, इसका निकालना है तुम्हें हाइब्रिडेशन I3 माइनस आयन। तो I3 माइनस आयन का आप कैसे निकालोगे, तो एक इसमें 3 आई है, पहले दिमाग में इसमें 3 आई है, एक आई को सेंट्रल एटम मान लो, एक आयोडीन को क्या मान लो सेंट्रल एटम मान लो, और सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, और 2 आई यहाँ पे हैं उनको जोड़ दो जो कि मोनोवैलेंट है, तो 7 + 2 हो जाएगा। तो 7 + 2 कितना हो गया 9, और एक माइनस है तो एक यहाँ जोड़ दो बेटा, और इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 7 2 9 हो गया और 1 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 7 2 9 हो गया और 1 10 हो गया, 10 इज डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज द 5 का मतलब हो जाता है sp3d, ये हो जाएगा। मतलब हाइब्रिडेशन निकालने का एक सिंपल फार्मूला आप लिख सकते हो जो कि बड़ा काम देगा आपको।
उससे आप कई चीज़ निकाल सकते हो। ध्यान देना, आप लिख लो हाइब्रिडाइजेशन बराबर, आप नोट कर सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम में आप लिखिएगा जो कि सिंगल बॉन्ड, जो कि सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ठीक है, जो कि मोनोवैलेंट हो, ठीक है। और प्लस अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो प्लस करेंगे, और प्लस होगा चार्ज तो माइनस करेंगे, और डिवाइड बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम लिखेंगे, और वो भी सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें, मोनोवैलेंट होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो उसको ऐड करेंगे, और पॉजिटिव होगा तो उसको माइनस करेंगे। अब आपके दिमाग में हो रहा है कि ऑक्सीजन आएगा तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन आएंगे तो सराउंडिंग एटम की संख्या 0 करिएगा। अगर आपके पास अगर ऑक्सीजन होगा, इफ सराउंडिंग एटम इज द ऑक्सीजन, अगर सराउंडिंग एटम, ध्यान देना, सराउंडिंग एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, तो सराउंडिंग एटम के प्लेस पर आप इसकी ऑक्सीजन दिखेगा तो उसकी वैल्यू को 0 करेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हमें निकालना है, सिंपल एग्जांपल है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमारे पास देखा जाए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286 होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। ऑक्सीजन के केस में इसको 0 कर लेंगे, प्लस माइनस करना नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये कट जाएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा sp2। हाँ, किसको लेना है? जिसके पास केवल 1 अनपेयर्ड हो। ऑक्सीजन के केस में 2 अनपेयर्ड होता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन आएगा तो आप ऐसे बारे में सोचेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आपको करना क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस जोड़ेंगे, और माइनस है तो प्लस जोड़ेंगे। आज इतना ही है। ठीक है, कल हम आपको अगला नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का इस पर आपको कल अगला क्लास देंगे। ठीक है।